तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आप सबको पता है कि हम डेली करंट जो इकोनॉमी की करंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेली इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में। तो आज है दिनांक, डेट कितना है आज, 27 जून 2023। तो आज का न्यूज़पेपर आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं तो हमेशा से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, तो इसमें जो कुछ एक दो काम की न्यूज़ आई है, जैसे कि एक तो है ना न्यूज़ है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को लोन देती है एक स्कीम के तहत। तो वो लोन वाली स्कीम के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक साथ में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको अवार्ड मिला था लंदन में, बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर लंदन में। हालांकि अवार्ड मिले उसको उनको 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो इस दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारी पहली न्यूज़। आप सब देख सकते हैं कि सेंटर क्लियर 56,000 करोड़ टू 16 स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम। अब आप इसको पढ़ के कुछ भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ कि दोस्तों है क्या माजरा। देखो, आप सबको पता है कि कोविड-19 लगभग मार्च अप्रैल की बात थी, 2020 की, मार्च अप्रैल 2020 की बात थी। आप सबको पता है जब लगभग इंडिया भी इससे क्या हो गया था, इन्फेक्ट हो गया था। सब ने क्या किया था, लॉकडाउन लगाया था। ये तो हमको अच्छे से याद है। लॉकडाउन में बताओ, सारी चीज़ें बंद, सारी फैक्ट्री बंद, सारी इंडस्ट्री बंद, सारी सर्विस सेक्टर बंद, सारे इंडस्ट्री वगैरह सब बंद हो गया। तो लोगों का रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो सब समाप्त हो गया। कई सारी छोटी मोटी फैक्ट्री इंडस्ट्री तो बंद ही होगी। ये छोटी मोटी कंपनियां थी जो डे टू डे चलती थी बेचारे, वो सब बंद होगी। इसके अलावा जिससे क्या होगा, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। होगी नहीं होगी, बताओ, इकोनॉमी बंद होगी नहीं होगी। प्रोडक्शन कहाँ से होगा जब फैक्ट्री सब बंद है, इंडस्ट्री सब बंद है, सर्विस सेक्टर बंद है, सारी होटलें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, फैक्ट्री सब बंद है, तो इकोनॉमी कोलैप्स होगी। लगभग माइनस में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ हुई थी उस साल माइनस में चल गई थी, नेगेटिव -5.8। मतलब हमारा जो जीडीपी आउटपुट बढ़ा नहीं, वो घटा था। तो ऐसी स्थिति में अब इसको दोबारा जिंदा करना है इकोनॉमी को। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो गवर्नमेंट का प्रयास क्या था कि इकोनॉमी को दोबारा खड़ी की जाए, इकोनॉमी को दोबारा खड़ी की जाए अपने पैरों पे, इसको जिंदा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन था। तो भारत सरकार ने इसके लिए, आप सबको पता है, इकोनॉमी को दोबारा खड़ी करने के लिए एक पैकेज लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा, सबको पता होगा, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, एबीपी। इस पैकेज के तहत कई सारे है ना वो कई सारे मेजर, कई सारे इंसेंटिव वगैरह दिए थे, लोन का, क्रेडिट का, और कई सारी चीज़ें करी थी। इसके अलावा आरबीआई ने भी कई सारे अनाउंसमेंट किए थे, सस्ता लोन वगैरह बांटे ताकि वापस से लोन ले लेके क्या करे, दोबारा से इंडस्ट्री खड़ी कर सके। गवर्नमेंट ने भी बड़ी भारी मात्रा में पैसा खर्च किया। तो इसी क्रम में दोस्तों, जब भी इकोनॉमी ना स्लो डाउन में जाती ना, या मंदी में जाती है, तो ये पूरी दुनिया की एक स्लो डाउन में जाती है, पूरी दुनिया की एक सेट स्ट्रेटेजी होती है, सेट स्ट्रेटेजी होती है। वो ये होती है कि वो गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती है। तो आप सबने बजट पढ़ रखा होगा। बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, जैसे आप अभी जी रहे हो, डेली किराया दे रहे हो, डेली खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, ऐसा डे टू डे का, कभी घूमे आए तो घूमने का खर्चा, इस प्रकार के खर्चे डे टू डे के जो खर्चे होते हैं ना अपनी जिंदगी चलाने के लिए, वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का सैलरी देने में, पेंशन देने में, कोई सब्सिडी देने में खर्च कर दिया। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे कोई असेट बनाते हैं, कोई संपत्ति बनाते हैं। जैसे आपने, कोई स्टूडेंट है, उसने कोई बुक खरीद ली, कोई मोबाइल खरीद लिया, तो वो मोबाइल से आराम से ऑनलाइन टीचिंग देख सकता है कंटेंट। लैपटॉप खरीद लिया तो उसको अगले 5 साल तक काम आएगा लैपटॉप में। इस प्रकार से कोई बुक खरीद ली, और कोई अपने ऐसी चीज़ खरीदी जो लंबे टाइम तक चले, जो एसेट के रूप में बढ़े और आगे भविष्य में पैसे कमा के दे, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे क्या होता है, एसेट में बढ़ा हुआ होता है। गवर्नमेंट के लिए क्या, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, अगले 50 साल 100 साल तक वहाँ इलाज होगा। कोई स्कूल खोल दिया, कोई क्या किया, डैम बना दिया, तो अगले 40 50 100 साल तक वहाँ से क्या होगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी। उसके अलावा और भी क्या हो सकता है, पोर्ट बंदरगाह बना सकते हैं, और क्या हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें जो ऐसे जिससे क्या हो लंबे टाइम तक की संपत्ति बने, उस चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं।
तो दोस्तों जो एक्सपेंडिचर है ना, ये दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गया। एक तो रेवेन्यू, मैंने कहा ये डे टू डे का एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे जो गवर्नमेंट चलाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट की गाड़ी चल रही है तो उसमें डीजल डल रहा है, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सबको क्या हो रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, पुराने जो रिटायर्ड लोग उनको पेंशन मिल रही है, कब पहले कभी लोन लिया था तो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट दे रहे तो इनसे कोई गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है क्या? कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा ना, आम जनता का कोई भला हो रहा। गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडी देती है, सस्ते दाम पर कई भी चीज़ बांट देती है, तो उससे भी किसी का कोई ज़्यादा विशेष भला नहीं हो रहा। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा माना जाता है, इससे जीडीपी में ग्रोथ रेट आती है। कैसे आती है मैं बताता हूँ। सपोज करो एक रोड बनाया गवर्नमेंट ने 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का रोड बनाया, लगभग 100 करोड़ की लागत मान लो। तो अब रोड बनाने की क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। तो बताओ सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी? सीमेंट इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। रोड बनाने के लिए और क्या चाहिए? स्टील चाहिए। स्टील चाहिए तो स्टील इंडस्ट्री प्रमोट होगी। और क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए तो है ना, इनको लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे उसमें जयन अयन भी चाहिए, कई सारे उसमें टेक्निकल आदमी चाहिए, जयन चाहिए वगैरह चाहिए, तो इनको रोजगार मिलेगा। डीपीआर वगैरह बनेगी तो वो डीपीआर के एक्सपर्ट होंगे, कंसल्टेंट वगैरह, उनको रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा इससे क्या होगा? इससे मोबिलिटी पास्ट होगी। मोबिलिटी पास्ट होगी तो कोई किसान तुरंत अपना सामान मार्केट में बाजार में पहुंचा पाएगा तो उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद बड़ा रोड बन जाएगा, कल तक कुछ नहीं था तो वहाँ पर ढाबे खुलेंगे, ढाबा खुलेगा तो ढाबा वाले को रोजगार। तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जिससे क्या होता है? पूरी इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने के साथ साथ गवर्नमेंट की भी इनकम में वृद्धि होती है। टैक्स वगैरह मिलेगा, ढाबा खुलेगा, ढाबा में खाना खाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िया बात थी। तो 2020 में गवर्नमेंट ने ये रणनीति अपनाई कि भाई इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, मंदी आ गई, मंदी की लगभग जैसी स्थिति थी, स्लो डाउन तो हो ही गया था, नेगेटिव ग्रोथ का, नेगेटिव ग्रोथ -5। अब इकोनॉमी को दोबारा जिंदा करना है तो क्या करो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बल दिया। वैसे भी अगर बीजेपी कांग्रेस का नेचर देखोगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी जब भी आती ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ावा देती है। ये दोनों पार्टी का नेचर में समझा देता हूँ आपको। बीजेपी जब भी आएगी ना तो बीजेपी बेसिकली राइट विंग पार्टी है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा होता है जैसे कि सड़क, बिजली, ऐसी चीजों पर बल देती है हमेशा से। कांग्रेस जब आएगी तो सोशल सेक्टर पर इन पर बल देगी। जैसे गहलोत जी दे रहे हैं 700 रुपये पेंशन ले लो, 1000 रुपये पेंशन ले लो, 100 से अभी चल रहा है ना महंगाई रात के, तो सोशल स्कीम चलाती है गरीब आदमियों के लिए, सोशल स्कीम चलाती है। जैसे कि ये फ्री बीज टाइप की काम ही करती है। हमेशा से देख लेना आप नेचर इनका। और इनका नेचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा देता है। इसलिए इनका वोट बैंक कौन है? इनका वोट बैंक होगा किसको अच्छे रोड चाहिए, जिसके पास गाड़ी है, तो ये मिडिल क्लास इनका वोट बैंक है। मिडिल क्लास, सिटी में रहने वाला अपर क्लास के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो देखना आप हमेशा बीजेपी के समर्थन मिलेंगे। लेकिन यहाँ गरीबों के लिए भलाई काम कर रहा है, तो जो कांग्रेस के वोटर हैं वो रूरल गाँव में ज़्यादा मिलेंगे। आप देखना बीजेपी सिटी में हमेशा बीजेपी जीतती है, गाँव में हमेशा कांग्रेस का ज़्यादा वोटर होता है। रूरल में होगा SC ST जो गरीब लोग हैं, समुदाय जो गरीब तबके के लोग हैं, माइनॉरिटी, ऐसे लोग जो गरीब हैं, OBC, इस टाइप के लोग इनके ज़्यादा समर्थक होंगे। और जनरल में देखना आप हमेशा बीजेपी के समर्थक ज़्यादा होंगे। बिजनेसमैन, पैसे वाले, उनको क्या चाहिए? पैसा तो उनके पास है ही सही, उनको पैसा चाहिए नहीं। उनको क्या चाहिए? अब बढ़िया क्वालिटी चाहिए, बढ़िया सड़कें चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के सब चाहिए, बंदरगाह चाहिए, बढ़िया रेलवे चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी को ठीक है, रेलवे में जनरल में घुस जाएंगे हम तो 100 की जगह 200 बैठ जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं है तो कम पैसा टिकट होना चाहिए। और जब अमीर आदमी क्या कहेगा कि भाई पैसे ले लो, डबल ले लो टिकट, लेकिन क्या होना चाहिए? बढ़िया टिकट मिलना चाहिए, बढ़िया सीट मिलनी चाहिए। तो ये दोनों पार्टी की मोटा मोटी नेचर है। तो ऐसे ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इतना बढ़ावा नहीं दिया। स्टेट्स ने क्या किया? इतना बढ़ावा नहीं दिया। तो फिर क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक कोई स्कीम चलाई जाए, एक स्कीम चलाई जाए जिसके तहत भारत सरकार क्या करेगी? ये जो स्टेट्स है ना, इनको लोन देगी। क्या करेगी? लोन देगी। लोन भी कौन सा? लोन तो ऐसा कहोगे सर ये क्या लोन देगी? लोन तो बाजार से ले लेगा। इस राज्यों को उधार चाहिए तो बाजार में RBI से या RBI दिला देगा कहीं से भी। तो लोन तो कई अवेलेबल है। तो ऐसे नहीं है। लोन कौन सा होगा? 50 ईयर का होगा और इंटरेस्ट फ्री होगा। ये समझो, लोन की कंडीशन देखो आप। लोन ऐसे नहीं, बाजार दर नहीं, एक तो इंटरेस्ट फ्री, कुछ भी नहीं देना, ब्याज नहीं देना। और कब चुकाना है? 50 साल में चुकाना। तो ये तो मजा है, इतना लंबे 50 साल में धीरे धीरे चुकाते रहो और न ब्याज देना।
तो इसलिए एक तरह से ये फ्री टाइप था, ग्रांट टाइप ही थी। तो ये स्कीम चलाई कि भाई ठीक है, हम आपको लोन देंगे 50 ईयर के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, और है ना स्टेट्स को देंगे। ये जब 2020 में ये स्कीम लाई गई थी अक्टूबर में, तब इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए रखे गए। तो ये नहीं कि भाई अनलिमिटेड ले लो, केवल 12,000 करोड़ रुपए स्टेट्स को लोन देंगे। कंडीशन क्या थी, पर ऐसे नहीं लोन ले लिया फिर क्या किया, नरेगा में मजदूरी बढ़ा दी, ऐसा नहीं। ये केवल आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करोगे। स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट एक प्रोजेक्ट बनाएगा, भाई हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके बाद सेंटर को भेजेगा, सेंटर वो देखेगा क्या प्रोजेक्ट वाइबल है क्या, अगर प्रोजेक्ट सेंटर के अकॉर्डिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब जाके उस लोन को अप्रूव करेगा। तो न्यूज यही थी। अगर अब आप न्यूज पढ़ो, न्यूज क्या थी देख सकते हैं आपको। तो सेंटर ने क्या किया, 16 स्टेट थे ना, 16 स्टेट्स, इन्होंने प्रपोजल भेजे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो 56,000 करोड़ रुपए के आसपास की, तो इसको क्या किया इन्होंने, अप्रूव कर दिया। तो ये पैसा केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो सकता है, लोन लेगा ऐसा नहीं, फिर कहीं भी और जगह अपनी मर्जी से खर्च कर दिया। तो ये स्कीम यही थी दोस्तों। आप इस स्कीम का नाम देख सकते हो, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। इसकी शुरुआत 2020 में ही हुई थी, अक्टूबर 2020 में। तो इस साल 2020-21 में अमाउंट कम थी, 12,000 करोड़ का सालाना इनको स्टेट्स को, सारे राज्यों को मिला के लोन दिया। फिर ये बढ़ा के 15,000 कर दिए, फिर इसको आगे बढ़ा के कुछ और कर दिया, 2022-23 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख करोड़ कर दिया। जो लेटेस्ट का हमको डेटा याद रखना है, 2023-24 के जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें भारत सरकार ने 1.30 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। मतलब इस स्कीम के तहत इस साल जो चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24, उसके तहत 1.30 मतलब 130 लाख करोड़ का लोन स्टेट को दिया जाएगा। तो अब आप इस न्यूज को भी ढंग से पढ़ सकते हैं, ये समझ जाओगे सारी बात। तो ये स्कीम किस लिए लेके आए थे, मैंने बताया कोविड जो 19 था, इकोनॉमिक कोलैप्स होगी, वापस जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ावा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ावा दिया। अभी देखा होगा आपने 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। 10 लाख करोड़ का काफी बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बढ़ावा दिया, लेकिन स्टेट्स ने बढ़ावा नहीं दिया। स्टेट वैसे भी गरीब है, भारत में राज्यों के पास पैसा वैसे ही सीमित होता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो स्टेट डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो अक्टूबर 2020 था, उसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, उसके तहत ये स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके स्कीम लेके आई गई, और इसको शुरुआत में 12,000 करोड़ रुपए का लोन रखा गया। स्कीम के तहत सेंटर द्वारा स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 ईयर का, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री, ये बस ये याद रखना था, बस जो ये लोन दे रहे हैं वो 50 ईयर के लिए होगा, 50 ईयर के लिए होगा, और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, 2021-22 में 15,000 करोड़ का ये लोन दिए गए, फिर 22-23 में 1 लाख करोड़ के लोन दिए गए, और जो लेटेस्ट 2023-24 का बजट था, जो कब आया था, फरवरी 2023 में आया था, उसमें ये टारगेट बढ़ा के 1.30 लाख करोड़ कर दिया। तो ये फिगर याद रखना है आपको। तो इस साल कितने का करेंगे, तो 1.30 लाख करोड़ का। इसमें से 100 जो 1 लाख करोड़ है, अब भाई ठीक है, 1.30 तो कितना, सब स्टेट्स के लिए है, कोई एक स्टेट के लिए नहीं है, सारे स्टेट्स के लिए है। तो अब स्टेट्स में कैसे बंटवारा होगा, तो 1 लाख करोड़ तो इन्होंने कहा कि भाई जो 15th फाइनेंशियल कमीशन है, आपको पता है वित्त आयोग होता है जो केंद्र से राज्यों को पैसा बंटवारा करता है, उसके फार्मूला देता है, तो उस फॉर्मूले के तहत बंटवारा होगा 1 लाख करोड़। तो बाकी 30,000 करोड़ कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, कोई बिजली सेक्टर में रिफॉर्म, कहीं कोई और सेक्टर में रिफॉर्म। जब राज्य को सुधार करेगा अपने अपने क्षेत्र में, तभी उसको ये पैसा मिलेगा, नहीं तो ये पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर भी अगर ये इतनी तो बात आपको याद नहीं रखनी, मोटा मोटी 1.30 लाख करोड़ याद रखना। तो ये तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। हम दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, कौन है, शशिकांत दास। इस शशिकांत दास जी को एक अवार्ड मिला है, आप देख सकते हैं, आरबीआई चीफ शशिकांत दास अवार्डेड विद गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। किसने दिया, क्या दिया, ये सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है, पर आप ये न्यूज़ आराम से देख के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, ये जो अवार्ड है बेसिकली एक संस्था है, एनजीओ टाइप है, सेंट्रल बैंकिंग, इसका नाम ही क्या है, सेंट्रल बैंकिंग है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो जर्नल है ना, इकोनॉमी में रिसर्च का जर्नल है, मैगजीन टाइप है बेसिकली इकोनॉमी की, सिंपल सा भाषा में ध्यान रखें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो रिसर्च जर्नल है एक तरह से, ये क्या करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है,
लंदन यूके में है। हर साल अवार्ड देता है सेंट्रल बैंकर को। देखो सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट समझ लो, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं करना। सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट समझो, पूरे हर देश में, जैसे इंडिया है खूब सारे बैंक है, तो इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर संस्था चाहिए साथ में, तो बैंकों का तो रेगुलेटर हो, साथ में क्या करता हो, करेंसी जारी करता हो, साइन देते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन देते हैं ना नोट पर। तो जो ये काम करता है ना उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं उस देश का। अब हर देश में इसका नाम अलग अलग हो सकता है। इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो यूएस में इसको फेडरल बैंक कहते हैं, यूके में इसको क्या कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। ऐसे हर देश में अलग अलग नाम है इसका, जो देश का एक ही होता है वो देश में। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है, तो उन्होंने है ना अवार्ड दिया। अब इनका सबका बॉस होगा जिसको गवर्नर कहते हैं। आरबीआई का गवर्नर होते हैं शशिकांत दास जी, इनका कुछ अलग कहता होगा। तो ये सबसे बेस्ट गवर्नर पूरा जो दुनिया के कौन सा है, तो उसका अवार्ड मिला है शशिकांत दास जी को कि भाई ये पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक के सबसे बेस्ट गवर्नर हैं शशिकांत दास 2023 में, 2023 के लिए। बस इतना ही न्यूज है। आप देख सकते हैं आरबीआई चीफ शशिकांत दास ऑनर्ड विद गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। किसके द्वारा दिया गया? तो इसका नाम याद रख सकते हैं, सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग बेसिकली एक जर्नल है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 2023 के लिए शशिकांत दास जी को अवार्ड मिला है। दोस्तों आज की हमारी जो करंट इकोनॉमी अफेयर्स की जो न्यूज़ थी समाप्त होती है। जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।